नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में देखा जाए तो आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम यहां पर जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो सियासी मैदान में पूरी तरह से उतरते हुए नजर आ रहे हैं, अपने प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा का जो उपचुनाव है वो लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए लोकसभा चुनाव की तरह ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना लोहा मनवाने के लिए उतरने वाली है। और देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में मिली करारी हार का बदला निकालती हुई नजर आएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को साबित करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना लोहा मनवाया, ठीक उसी प्रकार से क्या भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती यहां बनती हुई नजर आएगी। यहाँ तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश में पहले लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती हुई नजर आती है, राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हुई नजर आती है, और देखा जाए तो तमाम यहाँ पर जो छोटे मुद्दे हैं उनको यहाँ छोड़कर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर राजनीतिक ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरुआती दौर से कारगर सिद्ध हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से अयोध्या में यहाँ बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद सांसद बनते हुए नजर आए, तो क्या लगता है क्या उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी और अखिलेश यादव का कद और भी ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल मनीष, अगर ऐसा होता है वाकई तो ये अखिलेश यादव के लिए राजनीति में कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट की तरह देखा जाएगा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद भी अभी तक लोगों का विश्वास जीतने में कामयाबी पाई है। वहीं बीजेपी के लिए ये बात निकल कर सामने आई कि भाई चलिए, एक बार तो आप हार चुके, लेकिन अगर दूसरी बार भी आपको हार मिलती है तो यानी कि अब लोगों के दिलों से आपका जो उत्साह था, आपके प्रति जो एक प्यार था, एक तरीके से आपसे बहुत उम्मीदें थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई, टूटती हुई नजर आती हैं। इसीलिए अब वो नए विकल्प की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव को जिस तरह से अपने आप को और अपनी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतना ये बताता है कि यहाँ पर सपा ने अपनी मजबूत वापसी की है। बीजेपी के लिए चुनौती से कम नहीं होगा इन सीटों के ऊपर चुनाव जीतना, क्योंकि इसमें तो आधे से अधिक सीटें तो सपा की हैं जो खाली हुई हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी को एक मौका है कि वो अपने आप को साबित कर पाए, क्योंकि सरकार में बीजेपी है, तो इसलिए बीजेपी के लिए कहना ये बहुत आसान होगा कि अगर हम आपका विधायक यहाँ चुनाव जीतता है तो हम यहाँ विकास कराते हुए नजर आएंगे, तमाम सारे मुद्दे हम आपको सुलझाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर लोगों ने अखिलेश यादव का समर्थन किया तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी की जो एक लहर चल रही थी 10 साल से लगातार और पिछले 7-8 साल से उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो जाएगा कि क्या अब लोगों का जो मोह है वो भंग हो चुका है बीजेपी से, और तमाम जो वायदे बीजेपी ने किए थे, गरीबी हट जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, नौकरियां मिल जाएंगी, तमाम बेहतर सुविधाएं हो जाएंगी, क्या वो सब जुमले साबित हुए? इन सब को लेकर कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है, आप देखिए हरियाणा में भले ही बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन लोगों का अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो लगभग बीजेपी के बराबर कांग्रेस पार्टी को दिया है। ये एक संभावना बनाता है यहाँ पर कि अगर बीजेपी के लिए अगर कोई ढंग की रणनीति बनाई गई तो यहाँ पर उनको हराना अब कोई बहुत मुश्किल नहीं रह गया। और अखिलेश यादव ने कम से कम उत्तर प्रदेश में 2024 की जो रणनीति रही उनकी जिस तरह से कारगर साबित हुई, उसके बाद तो उन्होंने समझ लिया है कि अगर यहाँ पर एक माहौल बनाकर बीजेपी को घेरा जाए तो उनकी मांद में उनको हराया जा सकता। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 5 सीटें मांगती हुई नजर आ रही थी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हम 2 सीट देंगे। फिर कांग्रेस पार्टी को लगा कि चलिए ये जो पूरे का पूरा मुकाबला है, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी का कुछ बना हुआ है नहीं और यहाँ पर जो सीटें हैं वो जो सपा की ही है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि सपा अगर आती है तो हम उनका समर्थन करेंगे। और देखिए, एक बेहतर तालमेल के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि हम समर्थन करेंगे अपने सहयोगी दल का। तो ये सूझबूझ अगर इंडिया गठबंधन में रही तो आने वाले दिनों में बीजेपी को हराना इनके लिए बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि इसके एग्जाम्पल भी अगर समझें, अगर हम हरियाणा चुनाव की बात करें, अगर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी मना लेती, उनके 2-4-5 उनको सीटें देकर कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ लेती, तो 1.5-2% का जो लगभग घाटा हुआ है वोटों का कांग्रेस पार्टी को, वो यहाँ पर नहीं होता। इसी तर्ज पर आप देखिए जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं,
वहाँ पर भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपनी सीटें मांगते हुए नजर आते हैं। तो एक माहौल बन रहा है इंडिया गठबंधन में कि हर जगह पर जहाँ पर भी वो हैं वो बीजेपी को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर साथ में कोऑर्डिनेशन बेहतर रहा तो यहाँ पर बीजेपी को हराने में कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि झारखंड में चुनाव है, इसके अलावा आप देखिए महाराष्ट्र में चुनाव है, और दोनों जगह चुनाव का होने का मतलब ये हो जाता है सीधे तौर पर कि अगर यहाँ बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनी तो कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीत दर्ज कर सकती है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखना यही है कि जिस तरह से हरियाणा में और तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती हुई नजर आई है, और अब जिस तरह से झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, क्या उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी एक्टिवनेस दिखाती हुई नजर आएगी? लेकिन सर अगर यहाँ पर देखा जाए तो आज़ाद यहाँ पर एक ऐसा चेहरा है जो उपचुनाव में, या यूँ कहें कि विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार हाथ आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मायावती की अगर बात कर लें तो मायावती का ये दूसरा मौका है जब मायावती उपचुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या लगता है, क्या दलित वोट बैंक अब आज़ाद की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, या फिर मायावती अपना वोट बैंक आज़ाद से, जो कि लोकसभा चुनाव में नगीना की जो जीत के बाद उनके पास चला गया था, उसको खींचने में कामयाब होगी? देखिए अभी मायावती जिस तरह से हम देख रहे हैं हरियाणा में चुनाव लड़ती हैं, वहाँ पर जाती हैं और उनको 1-1.5% वोट मिलता है, किसी सीट के ऊपर उनकी जीत नहीं होती। उत्तर प्रदेश में आप देखिए लगातार उनकी स्थिति मजबूत थी। अगर आपने 2012 के बाद से लगातार देखा हो जो दौर 12-13 साल का, ये इसमें लगातार मायावती की जो स्थिति है वो कमज़ोर हुई है। और 2024 में तो आप देखिए कि उनके पास लगभग जो उनका कह सकते हैं जो परंपरागत वोट बैंक था वो भी खिसकता हुआ नजर आया। आप देखिए 20-22% वोट जो लगातार उनको मिल रहा था वो भी 8-10% के आसपास आकर रुक जाता है। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जो लगातार बता रहा है कि यहाँ पर मायावती की जो स्थिति थी, छवि थी, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। आज़ाद हालांकि नए नवेले अभी कह सकते हैं कि सांसद भी बने हैं, नई नवेली पार्टी भी है, उत्तर प्रदेश में भी वो वोट बैंक वैसा नहीं है जैसा वो चाहते हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जाएगा कि दलित वोट बैंक की राजनीति मायावती भी आज़ाद भी दोनों एक ही तरह की राजनीति कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में अगर लोग अपना भविष्य देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वो आज़ाद की तरफ भी मुड़ सकते हैं। लेकिन मायावती चूंकि पुराने नेता हैं और यहाँ पर आकाश आनंद को भी उन्होंने आगे कर दिया है, तो या क्या अब आकाश आनंद के नाम पर या मायावती के काम पर लोग उनके साथ में आना चाहेंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मानकर चलिए कि मायावती की जो राजनीतिक अब तक कह सकते हैं पकड़ रही है उत्तर प्रदेश में, वो कमज़ोर होती हुई नजर जो पहले आ चुकी है, अब वो ख़त्म होने के कगार पर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे कई कारण हैं जो लगातार बन रहे हैं। यहाँ पर मायावती या फिर कह सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी एक तरह की जो राजनीति कर रहे हैं, अगर एक साथ चले तो यहाँ पर अपने लिए बेहतर मुकाम तलाश सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग होकर लड़ते रहे तो मुझे नहीं लगता कि दोनों को इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दोनों की इससे कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कमज़ोर होती हुई नजर आएगी। अगर एक साथ मिलकर लड़े तो यहाँ पर यह हो सकता है कि जो वोट बैंक 20-22% का है वो उनके पाले में रह सकता है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में मायावती और आज़ाद के लिए बस एक यही चारा बचा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में दोनों एक साथ चुनावी मैदान में उतरें और तमाम राजनीतिक पार्टियों के कहीं ना कहीं जो दावे हैं, जो वादे हैं, उनको फेल करते हुए नजर आए। लेकिन देखा जाए तो मायावती लंबे समय से तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन करने से साफ तौर पर इनकार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज़ाद लंबे समय से ये चाह रहे हैं कि मायावती उनके साथ गठबंधन करें। अब देखना यही होगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर किस तरह के समीकरण बनते हैं, कौन सी पार्टी अपनी जीत का परचम लहराती हुई नजर आती है और कौन सी पार्टी को यहां करारा झटका लगता हुआ नजर आता है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।